दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए सीटों का जो बंटवारा था, दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं वहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन, उसमें से एनडीए ने आज सीटों की घोषणा कर दी। कुछ देर पहले ही उनके सीट बंटवारे का जो फार्मूला है वो मीडिया के सामने रिलीज़ किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 101, जनता दल यूनाइटेड 101, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की जो पार्टी है 29 यानी कि 29, और हम और एक और जो घटक हैं उनको 6-6 सीटों पर लड़ना है। बिहार के इस चुनाव में कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद काफ़ी दिनों के बाद, यानी कि जो 90 के दशक थे उसके बाद पहली बार इस तरह की चीज़ें घटित होने जा रही है। जो लोग राजनीति पर थोड़ी पकड़ रखते हैं या जानते हैं, उनमें से तमाम लोगों का एक विश्लेषण था, और उस विश्लेषण में ये बताया गया कि राष्ट्रीय जनता दल जो आम तौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति के नाम पर, एक तरह से कह सकते हैं कि जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट हैं, जिसमें भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, उनके खिलाफ 1990 के दशक से आज तक जो राजनीति किए, उनमें खास करके भूमिहारों की यदि देखा जाए तो वो अपने जो उम्मीदवार होते थे उनमें उनको जगह नहीं देते थे। लेकिन अभी सुनने को आ रहा है कि इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में कम से कम 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो भूमिहार समाज से हैं, और बाकी जो फॉरवर्ड कास्ट के जो जातियां हैं जैसे राजपूत, लाला या ब्राह्मण, वहाँ से भी अच्छे खासे संख्या में लोगों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो ये अचानक ये जो परिवर्तन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजहें हैं, और इससे ओवरऑल जो चुनाव है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनता दल यूनाइटेड को किस तरह से इससे नुकसान हो सकता है या नुकसान नहीं हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों, आमतौर पर जो राष्ट्रीय जनता दल ने राजनीति की है बिहार में 90 के दशक में, उन्होंने खुले तौर पर भूरा बाल साफ करो जैसे नारा लगाया, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनके खिलाफ जाके लोगों को सामाजिक न्याय के नाम पर जो अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो तो अपनी जगह है, लेकिन खास करके फॉरवर्ड क्लास के जो जातियां थी उनके खिलाफ एग्रेशंस करके, उनके खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में एक बहुत नकारात्मक वातावरण बना के अपनी राजनीति की गई। लेकिन 2025 में ये परिवर्तन क्यों देखने को मिल रहा है? क्या जो राष्ट्रीय जनता दल के MY समीकरण हैं, यानी कि जो मुस्लिम समाज के जो मतदाता हैं और यादव समाज के जो मतदाता हैं, क्या उन्हें लगने लग रहा है कि अब ये जो मतदाता का जो कोर था उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बिखराव संभव है? ये संभव है कि हो सकता है कुछ मुसलमान वर्ग जो हैं वो जनसुराज को वोट कर दे, कुछ जो यादवों की जो टोटल वहाँ पर आबादी है उसके कुछ प्रतिशत संभव है कि जनसुराज के साथ में जुड़ जाए। तो इसलिए नया समीकरण आज के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पर ये देखा गया कि तेजस्वी यादव जब ये चीज़ों को अवलोकन करते हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि अब उस दौर की राजनीति में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो हमें यदि राजनीति में सत्ता में आना है तो हमें बाकी समाज को भी
किनारे रख के हम उस चीज़ों में नहीं ले के आ सकते हैं, उन्हें भी हमको अपने साथ में लाना पड़ेगा। और पिछले दिनों देखा गया कि एक नेता ने कुछ उसी तरह का दोबारा नारा लगाने का प्रयास किया कि भूरा बाल साफ करो जैसी चीज़ें, तो उस पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा उसके ऊपर में एक कार्रवाई भी की गई। कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पहले से ये मन बना चुकी थी कि इस बार जो हम लोगों का विधानसभा चुनाव होंगे उस चुनाव में हमें बाकी समाज के लोगों को भी, जो आम तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को माना जाता है कि उनके लिए वोट नहीं करते हैं, उन लोगों का भी हमें साथ चाहिए, उन लोगों को भी साथ लेकर चलना है। अब यहाँ सोचने वाली जो बात है कि क्या बिहार के इस चुनाव में जो अगड़ों का उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जो पारंपरिक वोट बैंक हैं MY समीकरण के, और दूसरे जो कुछ जातियां हैं जिनमें माना जाता है कि जो आपके OBC के जो दूसरे कैटेगरी के कुछ मतदाता उनको सपोर्ट करते हैं, उनके अलावा इन अगड़ी जातियों का भी क्या उन्हें समर्थन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ठीक है, इसमें बहुत एक नकारात्मक वातावरण रहा है आज तक, बावजूद भी इसके यदि राष्ट्रीय जनता दल अगड़े समाज के लोगों को उस पूरे चुनावी प्रक्रिया में उनको भागीदारी देती है, उनको आगे करती है, उनके लिए जगह सुनिश्चित करती है, तो कई ऐसे सेलेक्टिव विधानसभा जरूर होंगे जहां पर इन अगड़े जो वर्ग हैं या अगड़ी जो जातियां हैं, इनका वोट कुछ न कुछ राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे संभव है, तो उसका मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। झारखंड की राजनीति में जो लोग जानते हैं उनको पता है कि कमोबेश शिबू सोरेन ने फॉरवर्डों के अगेंस्ट में या अगड़ी जातियों के अगेंस्ट में कमोबेश उसी तरह की ही राजनीति की थी, उसी तरह का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया था। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आमतौर पर माना जाता था कि जो अगड़े वर्ग हैं, जो अगड़ी जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, लाला, बनिया का जो समाज है, ये उनको वोट नहीं करते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में यदि देखा जाए तो इन जातियों के बहुत बड़े संख्या में मतदाताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना जो मतदान हुआ उसमें अपनी जो वोट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए किया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि देखा जाए तो सारण विधानसभा रहा, जहां पर भूमियारों की अच्छी खासी संख्या है। और वो भूमियार जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि बहुत कम संख्या होंगे मेरे हिसाब से, मुश्किल से जो टोटल संख्या जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले चुनाव में मतदान किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, उनमें से हमको लग रहा है कि बहुत मुश्किल से 5% लोग होंगे जो इसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को करते होंगे। लेकिन चूंकि वहाँ प्रत्याशी, एक ऐसे प्रत्याशी को लाया गया जिनका समाज में एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे रेपुटेशन है, समाज के बिन में उनकी पकड़ है, और एक नेता के तौर पर भले ही चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्यों नहीं चले जाएं, लेकिन समाज में उनकी स्वीकार्यता पहले भी थी, आज भी है। और उसी नाते जो वहाँ के फॉरवर्ड वर्ग थे उनका एक बहुत बड़ा जो मतदान है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ गया और वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाल ली। तो ऐसे कई सूट मतलब ऐसे हैं, खास करके जो मगध के क्षेत्र हैं जहाँ पर भूमियारों की संख्या बहुत अच्छा खासा है, बेगूसराय जैसे फील्ड हैं, मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्र हैं, जहाँ पर माना जा रहा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल भूमियारों को और दूसरी जो जातियाँ हैं उनको भी अवसर देने जा रही है। तो ये जो वोट बैंक जो खिसकने का एक डर है, इससे कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। जनसुराज के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए माना ये जा रहा है कि वो जो वोट उनके कट करेंगे उसमें कंपैरिजन यदि देखा जाए जनता दल यूनाइटेड
और बीजेपी के साथ में यदि इंडिया गठबंधन का, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि इनके जो मतदाता हैं जिनका रुझान अभी जनसुराज की तरफ से है, तो उनमें से ज़्यादा मतदाता भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को जो पहले समर्थन करते थे उनकी संख्या ज़्यादा है कमोबेश कंपेयर यदि किया जाए तो इसके साथ में जो दूसरे आपके अलायंस है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं आएंगे, वहाँ से भी आएंगे, बट माना यह जा रहा है कि उससे ज़्यादा वोटों की यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। तो अभी जो एक नया सोशल इंजीनियरिंग जो बिहार मॉडल में शुरुआत हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि जिन पार्टियों ने पहले अगड़े जातियों को एक तरह से हाशिए पर रख दिया था या उनको कभी उम्मीदवार नहीं बनाते थे, उन लोगों ने भी अब उस परिप्रेक्ष्य में जाके चीज़ों को सोचना चालू किया है और कई ऐसे उम्मीदवार होंगे जो राष्ट्रीय जनता दल में भी जो भूमियार या राजपूत समाज से होंगे। व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किस जाति से आते हैं नहीं आते हैं। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में चाहे कोई किसी समाज से आए, लेकिन सभी समाज का लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उनकी आवाज़ को जगह मिले और सभी पार्टियों में ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे भले ही वो राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिन वर्गों ने पहले इस पार्टी को सींचा, इस पार्टी को खड़ा किया, खास करके बिहार में, वहाँ पर एक कहीं ना कहीं नाराज़गी है कि बिहार में उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो हमारे एक परंपरागत जो वोट है वो ये है और हमसे कभी छिटक नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने कई जगहों पर ऐसा माना जा रहा है कि जो अगड़े वर्ग हैं, जो उनके कोर समर्थक हैं, उनको अनदेखा कर दिया या अनदेखा करने जैसे स्थिति बना दी। इसलिए इस वर्ग की अभी जो खास करके स्वर्णों की या अगड़ों की जो बिहार में संख्या है, उनमें से ये माना जा रहा है कि जिस जगह पर, जिस सीट पर उन्हें लगेंगे कि समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो जीत सकते हैं, उनके लिए वो वोट करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो एक नया प्रयोग बिहार के चुनाव में होने जा रहा है, इसका किस तरह का परिणाम सामने आता है। ये तो 14 नवंबर को जब रिजल्ट होंगे तभी पता चलेंगे, लेकिन इस बार का जो बिहार चुनाव है ये बड़ा दिलचस्प होगा। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, हालांकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का जो अभी तक का पॉलिसी रहा है उसके नाते मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नीतियों के चलते बिहार को पीछे ढकेलने का ही काम किया। ठीक है, और सामाजिक न्याय के नाम पर कई वर्गों को उन्होंने एक आवाज़ दी, वो अपनी जगह सही है, लेकिन साथ में उन्होंने उस पूरे स्टेट को एक बीमारी स्टेट बनाने में, एक जूझते हुए स्टेट बनाने में जो उनका कंट्रीब्यूशंस रहा वो उनका रहा। लेकिन अब चूँकि नीतीश कुमार जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं, उनकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और हाल के दिनों में कई सारे ऐसे नेता हैं जो पहले जनता दल यूनाइटेड में थे। इवन जनता दल यूनाइटेड के जो सिटिंग एमपी हैं, उनके बेटे ने भी अभी पिछले 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया है। तो ये जो चुनाव होगा ये अपने आप में एक अद्वितीय चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि बिहार के चुनाव से मैंने पिछले वीडियो में जैसे बातचीत किया था उसमें मैंने बात को रखा रहा कि केंद्र की राजनीति पर भी काफ़ी असर होने वाला है। यदि जनता दल यूनाइटेड एक अच्छे पोजीशंस में नहीं आ पाते हैं और बिहार में यदि एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बनती है, ठीक है, तो उसका प्रभाव केंद्र की जो सत्ता है, क्योंकि वहाँ भी फुल मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, तो वहाँ कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू जैसे जो नेता हैं उनका जो दबदबा है या सरकार पर जो नियंत्रण है वो काफ़ी बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से मनमाना टाइप का जो चीज़ें हैं वो करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बिहार का चुनाव करो या मरो वाली स्थिति के हैं, और साथ में राष्ट्रीय जनता दल भी जो भी सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं वो सारे चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से करके एक बार सत्ता में, हालांकि कई सारे ऐसे वादे कर रहे हैं जिनका ज़मीनी या वास्तविकता के साथ में कोई धरातल पर उसका कोई मैच नहीं है। क्योंकि अब कल ही मैंने देखा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई यदि हम सत्ता में आते हैं तो हर वैसे परिवार, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, हम लोग 20 दिन के अंदर में इस तरह का कानून बना के
लोगों के लिए सरकारी नौकरी लाएंगे, इस तरह का चीज़ करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये काफ़ी मतलब ऐसी बातें कह गई जो धरातल पर या वास्तविकता के आधार पर नहीं है। और वास्तविक जो ज़मीन है, यदि देश की पूरी राजनीति को बोल दिया जाए, मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल की खैर उस तरह की पहचान ही नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या रोजगार के लिए काम किया हो, लेकिन जो पार्टियां, खास करके भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियां जिन्होंने ये वादा किया था कि मैं रोजगार के लिए काफ़ी कुछ युवाओं के लिए करूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी का बाकी सब चीज़ों में जो परफॉर्मेंस रहा है वो अच्छा रहा है। देश की कई सारी नीतियों में उन्होंने अच्छे पॉलिसी बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो युवाओं को रोजगार देने की बात है, भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसी एक फुल प्रूफ पॉलिसी अभी तक नहीं लेके आ पाई है जिसके चलते युवाओं को बड़े संख्या में गवर्नमेंट या दूसरे सेक्टर में उनको जॉब मिल सके या जॉब क्रिएट हो सके। ऐसा इनिशिएटिव अभी तक, जो एक बोलते हैं ना कि लैंडस्लाइड एक इस तरह का पॉलिसी बनाना, वो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीज़ों को नहीं कर पा रही है तो बाकी पार्टियों से ये अभी उम्मीद लगा लेना कि ये लोग बहुत कुछ आके चेंजेस कर देंगे, ये थोड़ी बेईमानी ही होगी। लेकिन चूँकि चुनाव है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जनता के बीच में जाके एक बार जब आप बहुमत पा लेते हैं उसके बाद तो फिर अगले 5 साल के बाद आना है। तो इसलिए हर पार्टियां अपने तरफ से रिझाने के लिए जनता को जो भी सोशल इंजीनियरिंग हो सकता है, जो भी चीज़ें कर सकता है, वो चीज़ें कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का चुनाव देश की राजनीति पर किस तरह प्रभाव डालता है। आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।